तो आज का जो हमारा चैप्टर है वह है सॉल्यूशन विलियन। चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि यदि आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो 11th का कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कुछ यूनिट्स वगैरह आपको समझ में आना चाहिए, जैसे ग्राम को मोल में कैसे बदलते हैं, ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में कैसे बदलते हैं, इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। मोल क्या है या फिर ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांक या ग्राम समतुल्य, ये सब बात भी हम लोग इसको कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। यदि ये सब नहीं आएगा तो फिर परेशानी होगी, फिर समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा करते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बात जो इस चैप्टर के लिए ही नहीं बल्कि फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक के लिए जरूरी होता है, उसको थोड़ा सा हल्का सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, और उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वह है सॉल्यूशन विलियन। लेकिन अभी जस्ट हम ये स्टार्ट नहीं कर रहे हैं चैप्टर, अभी कुछ बेसिक बात हम आपको बताते हैं। उस बेसिक बात को बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर के लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो सबसे पहली बात है उसके बारे में समझिए आप। यूनिट ऑफ मास। द्रव्यमान का मात्रक। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मात्रक के बिना, यूनिट के बिना साइंस आप पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जब कैलकुलेशन की बात होती है तो वहां पर तो ये यूनिट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसी यूनिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग करते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा जो टॉपिक हम बेसिक में डाले हैं कि यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो बाबू इसको आप जानिए, ये द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है भौतिक मात्रक, और दूसरा होता है रासायनिक मात्रक। भौतिक मात्रक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल यूनिट, और रासायनिक मात्रक को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे केमिकल यूनिट। थोड़ा बहुत इंग्लिश का टर्म हम लिखते जाएंगे, आपको अच्छा लगे तो आप इसको भी नोट जरूर करते जाइएगा। साइंस पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आना ही चाहिए आपको भी। तो ये जो द्रव्यमान का मात्रक होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक मात्रक और दूसरा होता है रासायनिक मात्रक। अब आप ये समझ लें कि ये भौतिक मात्रक क्या होता है और रासायनिक मात्रक क्या होता है। कहते किसको है भौतिक मात्रक? देखिए, हम लोग अपने डेली लाइफ में कुछ मात्रक का यूज करते हैं, जैसे केजी का, ग्राम का, लीटर का, मिलीलीटर का। इन सभी चीज़ों का हम यूज अपने डेली लाइफ में करते हैं। जैसे आप दुकान जाते हैं, चीनी खरीदना होता है तो कहते हैं कि 2 kg चीनी दीजिए, और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से दूध खरीदने गए तो 2 लीटर दूध दीजिए। तो ये जो लीटर बोल रहे हैं आप, किलोग्राम बोल रहे हैं, मान लीजिए 2 kg चीनी मांगे तो किलोग्राम बोल रहे हैं, या आधा kg चीनी दीजिए या 500 ग्राम चीनी दीजिए। तो आप जो 500 ग्राम, ग्राम यहाँ पर यूनिट है, 2 kg चीनी दीजिए, केजी यूनिट है, 5 लीटर दूध दीजिए, लीटर यूनिट है। तो आप अपने डेली लाइफ में इस तरह के यूनिट का यूज करते हैं। आप अपने डेली लाइफ में जितने भी मात्रक का यूज करते हैं वह सब भौतिक मात्रक कहलाता है, और फिजिक्स में जितना यूनिट का आप यूज करते हैं वह सब भी भौतिक मात्रक के अंतर्गत आता है। यानी आपसे यदि कोई पूछे कि भौतिक मात्रक से आप क्या समझते हैं, किसी भी चीज के भौतिक मात्रक से आप क्या समझते हैं, तो आप आराम से कह सकते हैं कि भौतिक मात्रक वह मात्रक होता है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जिंदगी में करते हैं, या फिर जिस मात्रक का उपयोग भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में किया जाता है। जैसे यदि हम यहां पर बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ मास की, तो किलोग्राम यानी केजी, ग्राम, ये 2 यूनिट बड़ा पॉपुलर यूनिट होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं। क्विंटल का भी यूज करते हैं, मन, टन,
मीट्रिक टन, इस सब तरह का भी यूज करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं। तो किलोग्राम और ग्राम ये भौतिक मात्रक कहलाएगा द्रव्यमान का। और द्रव्यमान का रासायनिक मात्रक भी होता है, एक होता है इसमें मोल, यदि हिंदी में मैं लिखूं तो मोल, और दूसरा होता है ग्राम तुल्यांक। इंग्लिश में हम लोग इसको मोल कहते हैं, और इसको ग्राम इक्विवेलेंट बोला जाता है। ग्राम इक्विवेलेंट को शॉर्टकट में हम लोग gm.eq से सूचित करते हैं, इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं द्रव्यमान के मात्रक की हम बात कर रहे हैं, और यह द्रव्यमान का मात्रक 4 अलग अलग हम लिखे हैं, किलोग्राम, ग्राम, मोल और ग्राम तुल्यांक। तो ऐसी स्थिति में ये 2 यूनिट को हमने भौतिक मात्रक कहा, इस 2 मात्रक को हमने रासायनिक मात्रक कहा। अब थोड़ा आप ये समझ लीजिए कि रासायनिक मात्रक कहते किसको है, क्या होता है रासायनिक मात्रक। बाबू, रासायनिक मात्रक वह मात्रक होता है जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ रसायन शास्त्र में किया जाता है, केमिस्ट्री को पढ़ने और समझने के लिए किया जाता है। इसका कोई जनरल यूज नहीं है। आप दुकान जाओगे ना तो द्रव्यमान का मात्रक आप मोल में या फिर ग्राम तुल्यांक में नहीं बोलोगे। आप वहां पर जाके ये नहीं कहोगे कि 4 मोल चीनी दीजिए, 10 मोल चीनी दीजिए, क्योंकि ये केमिकल यूनिट है, डेली लाइफ में इसका यूज नहीं है। डेली लाइफ में यदि इसका यूज करने लगेंगे तो या तो लोग आपको थप्पड़ मार देगा, नहीं तो पागल कहेगा। इसीलिए जिसका यूज जहां पर हो प्रॉपर उसका यूज वहीं पर करना चाहिए। अब चूंकि हम लोग यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको भौतिक मात्रक से काम नहीं चलेगा, हमको तो काम चलेगा मोल से, ग्राम इक्विवेलेंट से, मतलब रासायनिक मात्रक से। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को अब ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि मोल क्या है, ग्राम तुल्यांक क्या है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, किलोग्राम, ग्राम, मोल, ग्राम तुल्यांक, ये सारा का सारा द्रव्यमान का मात्रक है। जिस तरह से किलोग्राम और ग्राम के बीच संबंध होता है कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो जिस तरह से किलोग्राम का ग्राम के साथ संबंध है, उसी प्रकार से ग्राम का मोल के साथ संबंध होगा, ग्राम का ग्राम तुल्यांक के साथ संबंध होगा, मोल का ग्राम तुल्यांक के साथ संबंध होगा। मेरे कहने का यह मतलब कि यदि ये चारों का चारों द्रव्यमान का मात्रक है, चाहे वह भौतिक मात्रक हो या रासायनिक मात्रक हो, यदि यह द्रव्यमान का मात्रक है तो इस सब का आपस में कुछ ना कुछ संबंध होगा। मतलब आप चाहे तो किलोग्राम को ग्राम में बदल सकते हैं, किलोग्राम को मोल में बदल सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम तुल्यांक में बदल सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में बदल सकते हैं, मोल में बदल सकते हैं, ग्राम तुल्यांक में बदल सकते हैं, मोल को ग्राम में बदल सकते हैं, किलोग्राम में बदल सकते हैं, ग्राम तुल्यांक में बदल सकते हैं, ग्राम तुल्यांक को मोल में बदल सकते हैं, ग्राम में बदल सकते हैं, किलोग्राम में बदल सकते हैं। और ये सब आपको आना चाहिए, यदि ये नहीं आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे इस केमिस्ट्री। तो इसी कड़ी में हम अब आगे बढ़ेंगे और आपको इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, 11th में जब आप मोल कंसेप्ट पढ़ते हो तो वहां पर मोल के बारे में डिटेल में बताया जाता है। दूसरा यूनिट में ग्राम इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट वेट में ये सब बात बहुत डिटेल में बताया जाता है। लेकिन यहां पर हम आपको सिर्फ उतना बताएंगे जितना का जरूरत है, और ये जरूरत आसानी से पूरा हो जाएगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आगे की बातें हम पढ़ा रहे हैं आपको वो ढंग से आप समझ लें। एक बार नहीं समझे तो बार बार वीडियो को देखें। फिर भी आपको परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, तो वहां से ये क्लियर कर दिया जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, भौतिक मात्रक और रासायनिक मात्रक। भौतिक मात्रक किसको कहेंगे, उस सभी मात्रक को हम भौतिक मात्रक कहेंगे जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जिंदगी में करते हैं, दैनिक जीवन में करते हैं, या फिर फिजिक्स में करते हैं यानी भौतिक शास्त्र में करते हैं। और रासायनिक मात्रक किसको कहेंगे, रासायनिक मात्रक वह हर एक मात्रक है जिसका उपयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ रसायन शास्त्र में करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए करते हैं, केमिस्ट्री समझने के लिए करते हैं। तो चलिए अब एक दूसरे के साथ इसके संबंध को जानना बेहद जरूरी है। अब देखिए 4 यूनिट हम लोग देखें, किलोग्राम, ग्राम, मोल और ग्राम इक्विवेलेंट। अब हम सीखेंगे कि एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, एक दूसरे में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। यह बात सब लोग जानते हैं कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, यानी और यदि हम
तो अच्छा 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो ऐसी स्थिति में तो आपको केजी को ग्राम में बदलना या ग्राम को केजी में बदलना ये तो कोई भीड़ का काम है नहीं, ये तो आप बचपन से सीखे हैं, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी जनरली यहां होता है मोल में बदलने में, ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने में, तो यहां परेशानी होगी। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। परेशान इसलिए नहीं होंगे क्योंकि एक बार यदि आप सीख लोगे ना तो ये बहुत भारी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम आपको अब बताएंगे कि ग्राम को आप मोल में कैसे बदलेंगे। एक फॉर्मूला लिख लो, मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बाय आणविक द्रव्यमान। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट में इसको यदि आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख लेना, ये मोल बराबर होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान रहे ये वेट आपको हमेशा ग्राम में रखना है, मतलब यहां पर जो दिया गया जो द्रव्यमान है ये द्रव्यमान किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। शॉर्टकट में आप इस तरह से इस फॉर्मूला को रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब आप इसका मतलब नहीं समझे, अब आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 50 ग्राम CaCO3 ये कितना मोल होगा, यानी CaCO3 का द्रव्यमान दिया गया है 50 ग्राम और आपको इसको बदलना किस में है, मोल में। यानी आपसे मोल की संख्या पूछी जा रही है और इस पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है, यानी दिया गया द्रव्यमान, पदार्थ का जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 50 ग्राम। तो मोल की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया गया, 50, और देख लीजिए ये 50 ग्राम में ही होना चाहिए। यदि ये किलोग्राम में रहता तो पहले हम इसको ग्राम में बदलते, हालांकि अभी तो ग्राम में ही दिया गया है, तो जो ग्राम में दिया गया उसको लिख दिए बटा मॉलिक्यूलर वेट। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं यदि आप स्टैंडर्ड 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात आता होगा। यदि नहीं आता होगा तो हम आगे कुछ हेल्प कर देंगे आपका, वहां से आप समझ लीजिएगा। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे ना तो 100 आएगा, 100। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको इतना करेंगे ना तो हाफ मोल आ जाएगा, यही आंसर हो गया। तो हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब कि CaCO3 का जो 50 ग्राम होता है वह कितना मोल होता है, हाफ मोल होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये 100 कहां से आपने लाया, मॉलिक्यूलर वेट जो CaCO मॉलिक्यूलर वेट किसका मॉलिक्यूलर वेट, जो जिस पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है उसी का मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है, यानी CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए किसी भी पदार्थ के ग्राम को यदि मोल में बदलना हो तो कुछ नहीं करना है, उसके मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देना है। जिस पदार्थ का भार दिया गया है ना ग्राम में, उसी में आप डिवाइड कर दीजिए किस चीज से, मॉलिक्यूलर वेट से, उसी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान से। अब ये आणविक द्रव्यमान क्या होता है, जैसे CaCO3 के लिए आणविक द्रव्यमान 100 आया, तो ये 100 कहां से आया। यदि आप इसको सीखना चाहते हैं तो इसके लिए अब आप आगे की बात को देखिए, हम आपको समझाते हैं कि कैसे आया ये। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। आणविक भार क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग ही होता है मॉलिक्यूलर वेट। जैसे इसमें कौन कौन परमाणु है, कैल्शियम एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का 16, इसका भी 16, इसका भी 16। सबको आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो ये 100 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये जो 100 आया है इस CaCO3 का आणविक द्रव्यमान है जो इस तरह से जोड़ के निकलता है।
अब तो बहुत सारे लोगों को परेशानी ये होती है कि उनको परमाणु भार ही नहीं पता है, एटॉमिक मास ही नहीं पता है। बाबू एटॉमिक मास यदि नहीं पता है तब तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आप कम से कम यदि 12th स्टैंडर्ड पर पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर का जितना भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये दोनों रट लीजिए, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो सोचिए भी मत, इसीलिए ये याद होना चाहिए आपको। अब हम आपको आगे की बात बताते हैं, तो कुछ बात अब इस पर थोड़ा कर लें, तब हम आपको ग्राम को मोल में बदलने के लिए फिर बताएंगे। चलिए हम आपको कुछ बात और आगे बताते हैं। जैसे मान लो कि HCl का हमको परमाणु भार चाहिए, तो HCl का एक H है और एक Cl, दो ही है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36.5। तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 36.5। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। चलिए हम आपको एक काम करते हैं, आणविक द्रव्यमान से रिलेटेड पूरा बात ही बता देते हैं। आणविक द्रव्यमान, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, और शॉर्टली इसको हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, इस तरह से। ये मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है आप इसको लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं के परमाणु भार के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। या वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो चलिए लिख ही देते हैं हम, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे यदि आपसे कोई पूछे कि H2O का परमाणु भार क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? सब परमाणु को अलग अलग लिख दीजिए यदि ज्यादा दिक्कत होता है तो, और सबका परमाणु भार लिख दीजिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 1 होता है और इसका 16 होता है, सबको आपस में जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18। जैसे यदि कोई अगला एग्जांपल NH3 का पूछे कि इसका परमाणु भार कितना होगा, तो 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अब सबका परमाणु भार लिख दीजिए, जोड़ दीजिए। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 1 1। सबको जब आप जोड़ोगे ना तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा 17। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट निकालना बेहद आसान है। कुछ और एग्जांपल मान लीजिए हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लो H2SO4 का यदि आपसे पूछे, तो H2SO4 में हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 4। अभी आप शुरू में सीख रहे हैं इसलिए इतना तोड़ तोड़ के हम बता रहे हैं, धीरे धीरे आप डायरेक्ट इसको लिख लोगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, इसका 1, सल्फर का कितना होता है? 32, ऑक्सीजन का 16 16 16 16। ये सारा परमाणु भार हम लिख रहे हैं, और जब आप सबको जोड़ोगे ना तो ये जुड़ के 98 आ जाएगा आपको। ये 98 हो गया। अभी तुरंत हम आपको CaCO3 का बताए थे, CaCO3। तो अब आपको बार बार इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप इसको बेहद आसानी से आराम से लिख सकते हैं। मतलब इतना लिखने का जरूरत नहीं। देखिए कैसे,
आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, एक कैल्शियम है तो 40 प्लस, कार्बन का 12 होता है 12 प्लस, ऑक्सीजन का 16 होता है 16 होता है, लेकिन यहां पर 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन नहीं है 3 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 3 करेंगे, 16 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 48, और जब आप इसको जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। इस प्रकार मॉलिक्यूलर वेट बेहद आसानी से निकल जाता है। जैसे HNO3, यदि आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना 14, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 ऑक्सीजन का 48, जब आप इसको जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 63। तो बेहद आसान है। इसी प्रकार यदि आप H3PO4 का जोड़ोगे तो जोड़ के खुद से निकाल लेना, इसका भी आपको 98 आएगा। तो ये निकालना कतई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये आसान तब है जब आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का पूर्ण ज्ञान हो। यदि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास आप नहीं जानते हैं तब आपसे ये नहीं बनेगा। तो इस चीज को निकालने में आगे कठिनाई नहीं हो, इसलिए आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिख लीजिए, और जब कभी जरूरत पड़े तो उसको आप जरूर देख लीजिए, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। तो हम एक टेबल बना देते हैं, आप इसको जरूर उतार लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे उम्मीद करते हैं आपको याद होगा ये सब चीज। जैसे इधर हम लोग लिखते हैं परमाणु संख्या, इसको बाबू इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। सूचित किस चीज से किया जाता है, जेड से। बीच में हम लोग लिखेंगे संकेत, एलिमेंट का संकेत, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सिंबल। और इस तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, और डिनोट किया जाता है बाबू ये ए से। अब इस टेबल को हम कहां तक पूरा करेंगे, कम से कम 1 से लेकर 30 तक हर हाल में आपको आना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहला परमाणु संख्या 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का, इसका परमाणु भार 1। 2 किसका होता है, हीलियम का, परमाणु भार कितना 4। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम का, परमाणु भार कितना होता है 7। 4 बेरिलियम, एटॉमिक मास कितना होता है 9। इस तरह से ये टेबल अभी आगे 30 तक जाएगा, यहां तक आप उतार लीजिए टेबल को, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। 5 किसका होता है, बोरोन का, एटॉमिक मास 11। कार्बन का 6, 12। नाइट्रोजन 7, 14। ऑक्सीजन 8, 16। फ्लोरीन 9, 19 और नियन 10, 20। इस तरह से ये एटॉमिक नंबर 10 तक हो गया। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। ग्यारह सोडियम, 23, 12 मैग्नीशियम, 24, 13 अल्मुनियम, 27, 14 सिलिकॉन, 28, 15 फास्फोरस, 31, 16 सल्फर, 32। याद रहे, बाएं साइड वाला एटॉमिक नंबर है और दाएं साइड वाला एटॉमिक मास है। अभी जो हम जोड़ने वाला काम कर रहे थे वह एटॉमिक मास के जोड़ने का काम कर रहे थे, एटॉमिक नंबर के नहीं। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको देखेंगे। 17 क्लोरीन का, ये 35.5 होता है। ध्यान रहे, सिंबल में हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकेंड लेटर स्मॉल होता है। एक लेटर का यदि सिंबल है तो वो हमेशा कैपिटल होता है।
इसी प्रकार 18 ऑर्गन, इसका होता है 40। तो अभी हम लोग 18 तक देखें, अब इससे आगे बढ़ेंगे। 19 पोटासियम 39, 20 कैल्शियम 40, 21 स्कैंडियम 45, 22 टाइटेनियम 48, 23 वेनेडियम 51, 24 क्रोमियम 52, 25 मैग्नीज 55, 26 आयरन 56। इस तरह से आप आसानी से इसको लिख के याद कर सकते हैं और याद करके इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। इस टेबल को जरूर